हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। और मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो प्लीज़ आप लोग बियर कर लीजिएगा इन केस आपको मेरी आवाज़ प्रॉपरली नहीं मिले तो। सो देखते हैं अब आज का हिंदू क्या कहता है। सबसे पहली न्यूज़ जो आपने थंबनेल पे भी देखी होगी हमारे यूएनजीए के बारे में, दैट इज अभी हमारे ऑनरेबल जो फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यूएनजीए में बोला था कि नमस्ते फ्रॉम भारत की तरफ से, इंडिया ना बोल के उन्होंने बोला था भारत। सो बेसिकली वही न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। आप लोग वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी अपलोड किया है और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखी है। सो हमारे लिए यूएनजीए जो है जानना फैक्चुअल पॉइंट से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपकी न्यूयॉर्क सिटी में। एवरी ईयर इनकी न्यूयॉर्क में ही मीटिंग होती है सितंबर के मंथ में, ठीक है। और ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से है यूएन के, जैसे आपने सुना होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन है, इस तरीके से आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसमें हम मल्टीलेटरल जो डिस्कशंस होते हैं आपके सिक्योरिटी के पर्पज से, इंटेलिजेंस के पर्पज से, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गई, चाइना को कैसे टैकल करना है, या किसी भी देश में टेररिज्म फैल रहा है तो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कैसे प्रमोट करना है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। इसमें 193 हमारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो इनके प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं, ठीक है, और रोटेट होते रहती है जो इसकी प्रेसिडेंटशिप होती है। इसमें कोई वीटो पावर नहीं होती है लाइक आपके यूएनएससी के पास होते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसमें हर कंट्री की वैल्यू की जो वोट की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। इनके पास कोई ऐसा स्पेशल पावर नहीं है कि जैसे उसमें यूएनएससी में आपके 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है। जो 5 परमानेंट इनके पास वीटो पावर होती है यूएनएससी में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हर एक की जो वोट की वैल्यू है वो 1 है और सबकी इक्वल वोट है, ठीक है। सेकेंड न्यूज है हमारा आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन डिपार्ट्स। बेसिकली ये हमारे फ्रंट पेज पे ही आर्टिकल था, आपने नाम सुना होगा हमारे मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी का। ये तमिलनाडु में बोर्न हुए थे, इनका जो है कल देहांत हो गया था। 98 ईयर्स तक ये जो है इन्होंने इंडिया में रह के सर्व किया है। ये एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट कह सकते हैं आप, और इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी क्लियर किया था। इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। आपने सुना होगा अभी नॉर्मन बोरलॉग सर भी न्यूज में चल रहे थे, कल भी हमने वो डॉक्टर स्वाति के बारे में डिस्कस किया था जिनको वो अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने सीड की फील्ड में जो है रिसर्च की थी काफी अच्छे से। तो सिमिलरली इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो मिस्टर एम एस स्वामीनाथन जी है, जिन्होंने राइस एंड व्हीट की वेराइटीज पे HYV सीड्स मतलब हाइब्रिड वेराइटी की जो सीड्स है, हाई यील्डिंग वेराइटी की जो सीड्स है वो डेवलप किए थे। अब देख लेते हैं इनके फायदे क्या है। HYV सीड्स वेराइटी के क्रॉप्स इन्होंने डेवलप किया। 1947 में जो हमारी प्रोडक्शन थी व्हीट एंड राइस की वो 6 मिलियन टन तक थी, लेकिन 1964 टू 68 तक जाते 17 मिलियन टन तक हमने प्रोडक्शन की। तो ऐसा इन्हीं के दिमाग में ये आइडिया आया था क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, क्योंकि इन्होंने ये सब देखा था। ये 1925 के अराउंड बोर्न हुए थे, ठीक है, कि बंगाल फेमाइन वगैरह इन्होंने देखा, ब्रिटिशर्स ने कितना अत्याचार किया जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर हैंडलूम सेक्टर जो है ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो इस वजह से इन्होंने सोचा क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे हम एक जो स्टेपल डाइट है, स्टेपल फूड ऑल ओवर इंडिया का, उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके और वो सबको मिले, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने ये रिकमेंड किया था, ये कमेटी के चेयरमैन भी थे, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो एमएसपी है वो फार्मर्स के लिए एटलीस्ट जो है 50% तक इंक्रीज करना चाहिए, ताकि डिपेंडेंसी जो है इंडिया की भी कम हो सके, क्योंकि फार्मर्स को इंसेंटिव जितना ज्यादा दिया जाएगा फार्मर्स उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा। ये हम आगे भी देखेंगे भी फिस्कल डेफिसिट आपका क्या होता है। साथ ही में इन हमारे हाईली ऑनर्ड सिविलियन अवार्ड्स भी मिले थे। और इसी तरीके से जो आपके एम एस स्वामीनाथन है, इन्होंने इंडिया की जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूज की तरफ, दैट इज 5i इंटेलिजेंस अलायंस। बेसिकली अभी ये 5i नहीं है, अब ये 5 से 9 हो चुकी है और 9 to 14 हो चुकी है, आपको सब बताओ तो। लेकिन हाँ, इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फर्दर जब दोबारा ये न्यूज में रहेगा 49 अलायंस, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए 5i अलायंस क्या है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। बेसिकली ये इन्होंने 2010 से भी पहले जो है बना लिया था। सबसे पहले आपका जो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1943-44 में ब्रिटेन और यूएसए ने अलायंस बनाया था। इन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे रिगार्डिंग जापान, रशिया, इन सब कंट्रीज के इन सब कंट्रीज के अगेंस्ट में, ठीक है। सो उस टाइम पे जब ब्रिटेन और यूएसए ने बनाया था 1943 में, तो उसको बोला गया था ब्रूसा। लेकिन लेटर ऑन 1946 में इन्होंने यूके और यूएसए के नाम से यूके यूएसए रख दिया इसका नेम, ठीक है। बाद ही में इसमें आपके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन हो गए थे, 5i अलायंस बन गया था।
ये इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के पर्पस पे अगेंस्ट चाइना कैसे टैकल करना है, म्यूचुअल इंटरेस्ट वही सिक्योरिटी, इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं यूएसए जैसे कनाडा को दे देता है या फिर ऑस्ट्रेलिया को दे देता है, इस तरीके से ये लोग वर्क करते हैं। अब ये लोग 14 हो गए हैं, पहले 9 हुए थे फिर 14 हो गए हैं। सो ये न्यूज में बनते रहते हैं क्योंकि ये लोग अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए टॉक्स जो है करते रहते हैं। साथ ही में ऐसा बोला गया था, अभी न्यूज में ये इसलिए था कि हमें आप लोगों को पता ही है कि इंडिया की कनाडा के साथ जो है अच्छे से बन नहीं रही है ड्यू टू दैट खालिस्तानी इशू। तो ऐसा देखा गया है कि यूएसए ने इनडायरेक्टली सपोर्ट कनाडा को किया है। ऑल्दो यूएसए यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के आपके डिप्लोमेटिकली काफी अच्छे रिलेशंस है, बट स्टिल आपका जो है यूएसए ने इनडायरेक्टली सपोर्ट कनाडा को ही किया है क्योंकि अब इनका जो 5i अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस है, तो बहुत पहले से बना हुआ है ना, और इंडिया के रिलेशंस तो लेटर ऑन जो है इंप्रूव होने स्टार्ट हुए थे। दैट इज वाई जो है आगे सपोर्ट तो जो अपने मेंबर को है उसी को ज्यादा करेंगे, ऑल्दो फ्रंट फुट पे आके नहीं बट बैक फुट पे। लेकिन अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट जो है $9.2 बिलियन से गवर्नमेंट का जो है इंक्रीज हो गया, बेसिकली इंडिया का। क्योंकि देखो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। आपके दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है। इसमें बात की जा रही है करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपका इंपोर्ट जब बढ़ जाता है सरकार का और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, मतलब या कोई भी चीज है इंडिया में, अगर हम इंडिया की टेरिटरी में, ठीक है, आपका जो इंपोर्ट है वो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन जो आपका एक्सपोर्ट है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इससे होगा क्या, इंडिया से आपके जो रुपीज है वो ज्यादा से ज्यादा बाहर चले जाएंगे, ठीक है, आउट, और इसकी वजह से आपका जो है डॉलर अंदर आ जाएगा। सो जो रुपये की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारी करेंसी जो है बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर जाएगी, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दूं आपको, अगर आज हमारा 1 जो है डॉलर है वो 70 रुपीज के इक्वल है, तो इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगी कि $1 जो है 80 रुपीज तक पहुंच जाएगा, और ये रुपये के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है। क्योंकि जब एप्रिसिएशन होता है उसमें मान लो $1 आपका 60 रुपीज के मुकाबले होता है, तो एप्रिसिएशन में आपके जो इम्पोर्टर्स हैं उनको फायदा होता है। लेकिन जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है इनको फायदा हो जाएगा, ये खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है इस टाइम पे आपके जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या जो आपके ये इम्पोर्टर्स होते हैं डेप्रिसिएशन में, इनको जो है नुकसान होता है, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। तो जितने भी आपके इस टाइम पे इम्पोर्टर्स होंगे उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि सरकार को इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ना इंपोर्टर्स को फायदा और नुकसान हो और ना ही एक्सपोर्टर को हो, लेकिन एक बैलेंस सिस्टम बना रहे आपका कि इंपोर्टर्स को भी इक्वल मिले और एक्सपोर्टर्स को भी इक्वल मिले। अच्छा, इसी के साथ हम फिस्कल डेफिसिट भी जान लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है आपके गवर्नमेंट ने जब खर्चा ज्यादा कर दिया है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया है और उसके अर्निंग्स जो है कम है, मतलब उसके पास जितना रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू सोर्सेज से भी और नॉन रेवेन्यू सोर्सेज से भी, टैक्स वगैरह सब लगा के वो उसकी अर्निंग है गवर्नमेंट की, तो वो तो उसके पास कम आया है। लेकिन उसने मान लो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में विद इन द कंट्री हो गया, कैसे भी करके लोन आउट कर दिया, पैसा ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और जब ये दोनों हो जाते हैं तो इनको हम बोल देते हैं आपका ट्विन डेफिसिट भी, ठीक है। सो ये आई थिंक आपको टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाए और एक्सपोर्ट घट जाए, जिसकी वजह से आपकी करेंसी जो है डेप्रिशिएट होने लग जाएगी, तो आपका जो है नुकसान होने लग जाएगा। सिमिलरली फिस्कल डेफिसिट में आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने खर्चा पहले ही ज्यादा कर दिया और उनके पास जो रेवेन्यू आना था वो कम आया, उसको हम बोल देंगे फिस्कल डेफिसिट। और जब ये सब डेफिसिट एक साथ होने लग जाए या एक से ज्यादा डेफिसिट आपका साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट, मतलब दोनों डेफिसिट एक साथ में हो रहे हैं। ये इसका फैक्चुअल एनालिसिस था। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस जान लेते हैं। जब इस तरीके से डेफिसिट हो रहा हो तभी हमारा 360 डिग्री एनालिसिस पूरा होगा आर्टिकल का। तो गवर्नमेंट को क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए, बेसिकली जब इस तरीके से इंडिया में जो है डेफिसिट हो रहा है या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में, तो उनको अपना जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कर देना चाहिए, मतलब रिवर्स कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा जो है रॉ मटेरियल को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि जब आप रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका सामान बाहर जाएगा, इट मीन्स आपके जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो साथ में आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ टोटल ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये आपकी जीडीपी हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपका जीडीपी भी जो है बढ़ जाएगा। इसी के साथ आपका जो डेफिसिट है वो आपका कम होने लग जाएगा और इंडिया जो है दोबारा से ग्रोथ करने लग जाएगा, ठीक है। और साथ ही में जब इतना सब हो जाएगा तो आपका साथ ही में करंट अकाउंट तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ ही में गवर्नमेंट जब बाहर ज्यादा करेगी तो इट मीन्स आपका जो है एक्सपेंडिचर खर्चा कम हो रहे हैं, इनफैक्ट आप एक्सपोर्ट ज्यादा करें तो आपके पास अर्निंग ज्यादा आ जाएगी। तो ये साइन
इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, इस तरीके से जो उनका गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हो जाएगा और जो है इंडिया जो है ग्रोथ करने लग जाएगा। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया हो। इसी तरीके के फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।